हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर जहांगीर। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अपनी सीरीज चल रही थी एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। In the first two videos we discuss about the electric field at the axis due to its dipole and electric field at the equatorial plane of dipole. Now third topic that we today going to start, that is torque on dipole. Torque on dipole. What is torque? Torque 11th क्लास में टॉपिक था, 7th चैप्टर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। टॉर्क को अगर अपन एक सिंपल लैंग्वेज में समझ ले, ठीक है, देखो टॉर्क इज ए काइंड ऑफ फोर्स दैट प्रोवाइड रोटेशन मोशन टू एनी बॉडी। आपके रूम में अगर फैन घूम रहा है वो रोटेशन मोशन कर रहा है, और रोटेशन मोशन करने के लिए आपको जो उस पर फोर्स लगाओगे उसी फोर्स का नाम टॉर्क बन जाता है, उसी फोर्स का नाम टॉर्क बन जाता है। अब टॉर्क और आपका सिंपल फोर्स F जो आप क्लास 11th में 10th में 9th में पढ़ रखे हो, F इजिकल टू सिंपल M है, दैट इज कॉल्ड लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स उसे बोलते हैं। उससे ऑब्जेक्ट पे लीनियर फोर्स लगाओगे वो लीनियर मोशन करेगा, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क में क्या होता है, लगते तो फोर्स वही है पर उन फोर्स का कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक साथ दो फोर्स एक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं एंड दे मस्ट बी इक्वल। दोनों इक्वल होने चाहिए। जब दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और दोनों को प्लानर होने चाहिए, को लीनियर नहीं। ये देखो एक फोर्स मैंने इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया। सिंपल आप अपनी साइकिल का स्टीयरिंग ले लीजिए और इस साइकिल स्टीयरिंग को आप घुमा रहे हो। घुमाने मतलब क्या हुआ, आपने उसको रोटेट करवाया है, और रोटेट करवाया इसका मतलब आपने उसको टॉर्क दिया है। टॉर्क कहां से आया, दो फोर्सेस से आया। कौन से दो फोर्स, एक इस हाथ से एक इस हाथ से। ये दोनों फोर्स किधर एक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। एक इस डायरेक्शन में तो एक साउथ में है, तो एक तरह से एक दूसरा नॉर्थ में। एक प्लेन में होने चाहिए। अगर ये कोलीनियर हो जाते हैं तो दे कैंसिल ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय द कोलीनियर? कोलीनियर मीनिंग क्या होता है? देखिए अभी ये दोनों फोर्स, एक इधर कर रहा है आपकी साइकिल के हैंडल पे और एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, और ये आपकी साइकिल का मेन पॉइंट है, सेंटर, ऐसे एक्ट कर रहा है। ऐसे आपने साइकिल रोटेट करवा रहे हो तब रोटेशन हो रहा है। ये अभी एक सिंगल प्लेन में है, दैट इज कॉल्ड कोप्लानर। इन दिस सिचुएशन दे आर कॉल्ड कोप्लानर। लेकिन अगर ये दोनों फोर्स एक लाइन में आ जाए, ये ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा ऐसे, इफ दो बोथ आर इक्वल opposite but they are collinear, in this situation both forces cancel each other। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो इसका मतलब आपका ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। these two forces, these couple of forces will not provide you torque, these two forces will do that। सिमिलरली यहां पर ये सिचुएशन बना रहे हैं। अब हम टॉर्क किस पे बना रहे हैं, डायपोल पे बना रहे हैं। डायपोल यू नो वेरी वेल दैट टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस एट सम डिस्टेंस। दोनों चार्जेस को मैंने कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिया है, लाइक दिस, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म में रखा हुआ। अभी अपन जो कंडीशन स्टडी कर रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म electric field। uniform electric field is that field where every point the magnitude of electric field is same। electric field uniform तब कहलाता है जब उसके हर एक पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेक करोगे आपको उसकी वैल्यू सेम मिलेगी। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे। अब इन पे लगने वाला फोर्स देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो यहां बना हुआ है, अब इस पे फोर्स लग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो बनता है आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव तक। अगर मान लीजिए मेरे इस तरफ की दीवार है वो पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली दीवार है नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या जा रही है, फील्ड लाइंस जा रही है जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी है। और ये पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ करते हैं वो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है एट दिस पर्टिकुलर रीजन। सो आई प्लेस ए डायपोल
which is making angle theta. Theta कैसे? Because you know dipole is also a vector quantity, dipole moment is also vector quantity, and whose direction has decided from negative to positive charge. तो ये P एक डायपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. तो यू कैन सी दैट देयर इज सम एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटी. इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल दिख रहा है. ठीक है. अब ऐसे रखने से क्या हुआ कि अब जैसे हम इसको यहां रखेंगे तो ये चार्ज है किस में रखा हुआ है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. फॉर्मूला देख लीजिए वहां से कॉर्नर में, F इक्वल टू QE. अगर आपको किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट इज F इक्वल टू QE. तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज इज F इक्वल टू QE. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिख दूंगा. सिमिलरली दिस नेगेटिव चार्ज आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स. ये किस तरह एक्सपीरियंस करेगा? इस तरफ. क्यों एक्सपीरियंस करेगा इस तरफ? बताइए रीजन क्या है? वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तब मैंने इसको -7 में लिया. वेक्टर की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैंने इसको -7 में लिया. क्यों एक्सपीरियंस करेगा? आपको पता है कि इधर कौन है? नेगेटिव चार्ज. इधर कौन है? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को रिपेल करता है. तो इस डायरेक्शन में. So now you can see there are two equal forces act on this dipole. Two equal force act on this dipole, but they are opposite in direction. तो यहां तक तो दोनों केस में सेम चल रहा है, लेकिन एक डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है? You can see that these two forces are not co-linear. ये दोनों फोर्स एक सिंगल लाइन में नहीं है, they are co-planar. ये co-planar है, एक का फोर्स इधर है, एक का फोर्स इधर है. तो इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, आपकी साइकिल का हैंडल घूम गया. इसका मतलब ये टॉर्क लगने से इसका हैंडल भी घूम जाएगा, यानी अपना डायपोल भी अब अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर देगा. तो जैसे इसमें ये टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क का दूसरा नाम एंगुलर फोर्स ले लेते हैं. एंगुलर फोर्स जो एंगुलर मोशन करवाता है, यानी रोटेशन मोशन करवाता है. तो ये इसको रोटेट करना शुरू कर देगा. तो इस पे कितना टॉर्क एक्ट होगा वो निकालना अपन को. जस्ट सो एज यू नो the formula of torque which you study in the class 11 in the chapter number 7, the torque is either force. ये दोनों फोर्स सेम होते हैं तो कोई भी एक फोर्स ले लीजिए. either force multiply by perpendicular distance. perpendicular distance between these forces. उन दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस आपको ये बतानी है. तो अब यहाँ पे देखिए आप इसका फॉर्मूला, ये जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे आइदर फोर्स की वैल्यू तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट F इक्वल टू QE. अभी मैं यहाँ वही बात है, टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, पर हम साइन को इग्नोर करके चलते हैं. एक बार माइनस साइन नहीं लेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे. ठीक है. तो अब ये दोनों का फोर्सेस हमें मिल चुका है, आइदर फोर्स. अब डिस्टेंस निकालनी है. डिस्टेंस कौन सी हुई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो यहां से आपको दिख रहा है दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होती है. एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है. दिस डिस्टेंस is known as perpendicular distance between these two forces. So we have to be calculate this distance from the diagram, use some geometry. कैसे यूज करेंगे? तो देखो मैं ये इसको डायपोल का नाम देता हूं, AB नाम देते हैं इसको. ठीक है. और डिस्टेंस देखें इनके बीच की, क्योंकि इस वाले फोर्स की लाइन ये है, इस वाले फोर्स की लाइन ये है, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, जैसे आप यहां देख रहे हैं. ठीक है. सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस दैट दिस टेक द पॉइंट C हियर. तो ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, सेपरेटली बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना. ये डिस्टेंस है आपकी 2a, ये आपका पॉइंट AB है, ये आप, ठीक है, और ये आपका पॉइंट C है. दिख गया. और ये आपका थीटा है. मैंने इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये थीटा है तो इसके पैरेलल है, ये थीटा भी होगा. तो ये थीटा है तो ये थीटा, यहां से थीटा आ गया. ठीक है. तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसकी वैल्यू चाहिए. इट मींस वी रिक्वायर BC. हमें BC की वैल्यू चाहिए. तो अब यहां से देखो आप थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और 90 के सामने क्या होता है?
हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू गिवन है। बेस में क्यों यूज नहीं कर रहा हूं कि बेस के लिए हमें पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है इसलिए इसका यूज करना है, और इसकी वैल्यू गिवन है इसलिए इसका यूज करना है। सो वी हैव परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। cos sin tan सब पढ़ा आपने, किस में आता है? sin थीटा में आता है। कौन आता है? परपेंडिकुलर आता है। उसके बाद नीचे कौन आता है? हाइपोटेन्यूज आता है। sin थीटा रख लीजिए, sin थीटा आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमें पता करनी है व्हिच इज BC। A H हाइपोटेन्यूज है वो कौन है? AB which is given in the question, given in the diagram, that is 2a. So here the perpendicular distance is equal to 2a sin theta. This is what? This is perpendicular distance. Now complete the formula. Torque is tau, symbol is tau. Either force QE multiplied by perpendicular distance between them is 2a sin theta. 2a sin theta. फिर वही आपका दोस्त, वही आपका रिश्तेदार कौन? Q इंटू 2a। Q इंटू 2a क्या होता है? Q इंटू 2a कौन है देख लो, डायपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E बच गया इधर से ये, और यहाँ पे साइन थीटा आ गया। दिस इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ मेकिंग एंगल थीटा। दिस इज टॉर्क। अब टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है, और इधर देखो कौन कौन है, इधर P वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर क्वांटिटी। क्या कर रहे हो? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आ रहा है? टॉर्क। वो भी क्या है? एक वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे वापस एक वेक्टर आता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अगेन 11th क्लास क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको याद है 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, A क्रॉस B इज रिप्रेजेंट बाय AB sin थीटा। करते हैं तो देखो sin थीटा भी अपने पास है, सब कुछ अपने पास है। तो क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, देन दिस इज टॉर्क, दिस इज P एंड दिस इज E। ये वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। और एग्जाम में पूछते हैं कि टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। टॉर्क जो मिलने वाला है ये वेक्टर है, और वेक्टर होने से इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इसकी डायरेक्शन होगी P और E के परपेंडिकुलर। P और E जिस प्लेन में है, P और E जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है। क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये किया आपने, I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या आता है? K आता है। K कौन हुआ? अगर आपको डायमेंशंस ध्यान में है तो आपको ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है? z कोऑर्डिनेट। फॉर x वी यूज i कैप, फॉर y वी यूज j कैप, फॉर z वी यूज k कैप। i j k का यूज करते हैं तो आपको दिख रहा है कि i जिस प्लेन में है और j जिस प्लेन में है, z उसके परपेंडिकुलर है। इस रो में अगर मैं इसको i मान लेता हूं, सॉरी इसको मैं i मान लेता हूं, नीचे वाले को ये j मान लेता हूं, तो ये i j प्लेन हो गया। और इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनका आंसर क्या आ रहा है? K कौन सा हुआ? इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर हुआ। तो ये जो डायरेक्शन z आ रही है वो x के परपेंडिकुलर भी है और ये y के परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। तो ये अपने टॉर्क का फॉर्मूला यहां से डिराइव कर लिया है। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, okay, now earlier they study about when we dipole placed in a uniform electric field. Now there is a condition, अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल आपने यूनिफॉर्म में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म में रखा है, सो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरी। तो इस सिचुएशन में अपन तीन कंडीशन है, ये एनसीईआरटी अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि पहली कंडीशन है कि मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर भी कुछ एंगल बना के आपने उस डायपोल को रखा है, जैसे अभी आपने बनाया है, तो उस केस में क्या होगा? टॉर्क भी एक्ट होगा, यानी टॉर्क नॉन जीरो है, टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और नेट फोर्स भी रहेगा। क्यों नेट फोर्स रहेगा? पहले नेट फोर्स जीरो क्यों था? कि दोनों पे लगने वाला जो फोर्स था वो Q और E पे डिपेंड कर रहा था। दोनों के लिए चार्जेस सेम होते डायपोल में, Q सेम था, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण उन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम था। इसलिए नेट फोर्स ऑन द बोथ चार्जेस आर सेम एंड दे आर
अपोजिट टू ईच अदर, सो दे कैंसिल इच। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपका नॉन यूनिफॉर्म है, तो किसी पॉइंट पे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, किसी का अलग ई है और किसी पॉइंट पे अलग ई है, तो अब फोर्स भी अलग अलग होगा। अब फोर्स आपस में लीनियर फोर्स कैंसिल नहीं होंगे और वो आपको ट्रांसलेटरी मोशन करके दिखाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो है नहीं है, इसका मतलब अब ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। यानी आपका डायपोल जो है वो रोटेशन मोशन भी करता जाएगा, साथ साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी करता जाएगा। जैसे इस पेन को मैं ऐसे फेंक दूं तो ये पेन ऐसे जाएगा, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं पैरेलल। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना हुआ है, जो इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा हो अगर, तो उस केस में अगर मैंने क्या कर दिया, उसके पैरेलल एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आपका इंक्रीजिंग है इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और फिर जैसे जैसे अपन इधर बढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी ए से बी तक पहुंचेंगे तो बी पे आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी। अब उन दोनों पे लगने वाला फोर्स देख लेते हैं, ठीक है। फोर्स देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फोर्स तो Q इंटू ई हो जाएगा और इसका फोर्स Q इंटू एफ ई बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि आपका जब ई बी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब एफ बी भी स्ट्रॉन्ग है। किसके कंपेयर में, एफ ए के कंपेयर में। एफ ए वीक क्यों है, क्योंकि ई ए वीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, तो वही बात है, ध्यान रखना है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, उस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन रही है, ठीक है। तो अब ये माइनस चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा है लो फोर्स से, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल हो रहा है हाई फोर्स से। अब इधर कम फोर्स है, इधर ज्यादा फोर्स है, तो आपका ये इस तरह मोशन करेगा। जबकि यहाँ पे थीटा जीरो बन चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। पैरेलल में थीटा जीरो बन गया, तो आपके टॉर्क के फॉर्मूले में साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए टॉर्क आपका जीरो हो गया। नाउ एंटी पैरेलल रख दो। एंटी पैरेलल मतलब जैसे इसमें डायपोल मूवमेंट क्या था, पैरेलल था। क्यों, कि डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन भी ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था। अब डायपोल मूवमेंट इस केस में इस तरफ है, माइनस टू पॉजिटिव लेते हैं, माइनस टू पॉजिटिव है, तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल अब इस डायरेक्शन बना हुआ है, जो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट ये वाला डायरेक्शन है, तो इसको हम एंटी पैरेलल बोलेंगे। अब इस केस में देखो वही केस लिया मैंने, डायरेक्शन अभी भी ये मैंने इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और इस वाले पे स्ट्रॉन्ग है, इस वाले पे वीक है, इस वाले पे स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रहा है, ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। अब माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, जो इधर वाले माइनस को अपनी तरफ खींचेगा। और अभी जो माइनस पे जो फोर्स लग रहा है वो ई बी के कारण लग रहा है, और ई बी ई ए से ज्यादा है, तो एफ बी एफ ए से ज्यादा है। एफ बी किधर है, इधर है, यानी आपका नेट फोर्स भी इधर बनने वाला है। सेम कंडीशन एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड द डायपोल मोमेंट P in this direction. In this situation you can see the angle is 180 and everyone know about that the sin 180 is also 0, sin 0 also 0, ठीक है। तो ये टॉर्क इस केस में भी 0 हो गया, टॉर्क इस केस में 0 है। थैंक यू सो मच, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए।